दोस्तों बॉलीवुड में फिल्म शोले तो आप सभी ने कई बार देखी होगी, तो इस फिल्म का हर किरदार भी आपको जरूर याद होगा। दरअसल दोस्तों इस फिल्म में एक किरदार था रहीम चाचा का। चल थोड़ी दूर साथ चलता हूँ, सैर भी हो जाएगी। नहीं अब्बा, आप आराम कीजिए। अच्छा ठीक है, आओ भाई जरा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रहीम चाचा यानी A.K. हंगल साहब की। वैसे तो ये 1966 से शो बिजनेस में थे, लेकिन जिस फिल्म के एक सीन ने इन्हें मशहूर कर दिया दोस्तों, वो यही फिल्म थी शोले। ये कहाँ लिए जा? रमेश शिप्पी द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक खूंखार डकैत गब्बर सिंह के बारे में थी, जो रामगढ़ से सटे इलाकों पर राज करता था। एक दिन गब्बर को पता चलता है कि जो गांव हमेशा उसके निशाने पर रहता था, उसने उसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। वो ग्रामीणों को सबक सिखाने का फैसला करता है और इस तरह एक युवक का अपहरण कर लेता है, जो रहीम चाचा यानी A.K. हंगल का बेटा होता है। जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। इससे भारी बोझ कोई नहीं है। गरीब आदमी गब्बर के साथियों का ध्यान तब आकर्षित करता है जब वो निकटतम शहर के रास्ते में होता है। गब्बर उसके लड़के को मार देता है और उसकी लाश को गांव भेज देता है। रामगढ़ के लोग अपने घर के कामों में व्यस्त थे जब उन्हें रहीम के बेटे की लावारिस लाश मिली। यहाँ से शो को चुराने वाले शख्स A.K. हंगल थे। इनकी एक लाइन का डायलॉग हेमा मालिनी समेत सभी की मौजूदगी पर भारी पड़ता है। रहीम चाचा देख नहीं सकते थे, इसलिए वो दूसरी इंद्रियों पर निर्भर थे। वो मस्जिद से बाहर आ रहे होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि हर कोई खामोश है। फिर ये कहते हैं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जिस तरह से हंगल साहब ने इस दृश्य को नाटकीय रूप दिया दोस्तों, वो मौन के मूल्य को समझने का एक बड़ा उदाहरण था। इलाही राजाऊ। सीन में नाटक इस स्तर तक चढ़ गया था कि दर्शकों को रहीम चाचा की होने वाली स्थिति को देखने की तुलना में रोना आसान लगा। इस एक सीन ने A.K. हंगल साहब को हमारी यादों में अमर कर दिया दोस्तों। कोई मुझे मस्जिद तक चलो। इनका जन्म 1 फरवरी 1914 को सियालकोट में हुआ था। फिल्मी दुनिया में आने से पहले A.K. हंगल साहब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष में शामिल रहे थे। इनके पिता की सेवानिवृत्ति के बाद A.K. हंगल साहब का पूरा परिवार पेशावर से कराची शिफ्ट हो गया था। करीब 3 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहने के बाद 1949 में हंगल साहब मुंबई लौट आए। इनका पूरा नाम दोस्तों अवतार किशन हंगल था। ये मूल रूप से कश्मीरी पंडित थे, जिन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन पेशावर में ही गुजारा था। ये ग्रुप IPTA से जुड़े हुए थे, जिसमें इनके साथ बलराज साहनी और कैफी आजमी भी थे। फिल्मी करियर की शुरुआत की बात की जाए दोस्तों, तो हंगल साहब की पहली फिल्म थी बासु भट्टाचार्य की निर्देशित फिल्म तीसरी कसम, जो 1966 में बनी थी। रंगमंच पर हंगल साहब के एक्टिंग से प्रभावित होकर मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने इन्हें अपनी फिल्मों में मौका दिया। फिल्म शोले में अंधे इमाम साहब का किरदार और वो उनका फेमस डायलॉग, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, भला इसे कौन भुला सकता है। फिल्म शौकीन के रंग मिजाज बुजुर्ग इंदर सेन उर्फ एंडरसन के रोल में हंगल साहब बेमिसाल थे। फिल्म अवतार, शौकीन, गुड्डी, नमक हराम, बावर्ची, अर्जुन और साथ हिंदुस्तानी में अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाने वाले हंगल साहब ने 45 साल के लंबे करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। दोस्तों कहा जाता था कि महात्मा गांधी जी भारत में जो अहिंसक आंदोलन चला रहे थे, सरहद पार उसके अनुयायी हंगल साहब कर रहे थे। इन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी भाग लिया था, जिसकी वजह से इन्हें अपनी पत्नी मनोरमा के साथ जेल भी जाना पड़ा था। हंगल साहब ने ब्रिटिश टीवी सीरीज लॉर्ड माउंटबेटन,
द लास्ट वाइसराय में सरदार पटेल के किरदार को निभाया था। दोस्तों, इन्होंने कलर्स चैनल पर सीरियल मधुबाला में भी ये एक छोटे से सीन में एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। दोस्तों, अवतार किशन हंगल यानी ए.के. हंगल साहब के पास कभी स्टार का रुतबा नहीं रहा। ये हीरो या विलन ना होकर भी एक चरित्र अभिनेता थे। 55 साल की उम्र में फिल्म लाइन में एंट्री मारने वाले हंगल साहब को इनकी उम्र की वजह से ज़्यादातर बड़े बुजुर्गों के ही किरदार निभाने को मिले। पर्दे पर पिता, दादा, चाचा, दोस्त, नौकर के तमाम किरदारों में मजबूर और निरीह दिखने वाले हंगल साहब की असल ज़िंदगी भी आखिरी वक्त में कुछ वैसे ही हो चली थी। इन्होंने बॉलीवुड में नाम तो बहुत कमाया, लेकिन पैसा नहीं कमा सके। अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने का संघर्ष करते हंगल साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। बॉलीवुड के इस शोर शराबे और चमक दमक में हंगल साहब के गुजर जाने का सन्नाटा कहीं दब गया है। शायद तभी इनके आखिरी सफ़र पर बॉलीवुड के बड़े नामों की मौजूदगी नदारद थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट के एक कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे हंगल साहब एक एक्टर बनने से पहले एक बेहतरीन टेलर थे। अपनी आत्मकथा लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ए.के. हंगल में इन्होंने बताया था कि मेरे पिता के एक दोस्त ने मुझे दर्जी बनने का सुझाव दिया था। खास बात यह है दोस्तों कि शुरू में हंगल साहब को बटन टाकना भी नहीं आता था। बाद में नवंबर 1949 में ये अपनी पत्नी सहित मुंबई यानी भारत पहुंचे। नरीमन रोड की एक टेलरिंग की दुकान में नौकरी भी की। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? फिल्म शोले में ए.के. हंगल साहब का ये डायलॉग इतना चर्चित रहा था दोस्तों कि ये इनकी पहचान ही बन गया। ए.के. हंगल साहब फिल्मों में नहीं आना चाहते थे, या यूँ कह सकते हैं कि एक्टिंग उनका शगल नहीं रही। ए.के. हंगल साहब एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन किस्मत का कुछ ऐसा साथ मिला कि वो फिल्मों में आ गए। इन्होंने फिल्मों में कई यादगार किरदार निभाए, जिनके लिए हंगल साहब को हमेशा याद किया जाएगा। 40 साल के करियर में ए.के. हंगल साहब ने करीब 225 फिल्मों में काम किया। इनकी एक फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें इन्होंने अपनी छाप न छोड़ी हो। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ए.के. हंगल साहब और इनका योगदान आज भी दर्ज है। लेकिन एक वक्त था दोस्तों जब उसी इंडस्ट्री ने हंगल साहब का साथ छोड़ दिया, जब वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे। ग्लैमर इंडस्ट्री का यही काला सच है कि यहाँ पर तभी तक लोग आपको सिर आँखों पर बिठाते हैं जब तक आप सूरज बनकर चमकते हैं, लेकिन जैसे ही ये सूरज चमकना बंद होता है तो उसे अर्श पे फर्श पर फेंकने में भी देर नहीं लगाते। दोस्तों, ए.के. हंगल साहब भी कुछ इसी तरह की पीड़ा का शिकार हुए थे। जिस ए.के. हंगल साहब ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में नए पन्ने जोड़े, उन्हीं को एक ऐसा दौर देखना पड़ा जो किसी की भी रूह कपा दे। पद्म भूषण से सम्मानित एक्टर ए.के. हंगल साहब को अपने आखिरी दिनों में एक छोटे से कमरे में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी थी। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन ये 95 साल की उम्र में अपने बेटे के साथ खंडहर जैसे घर में रहते थे। एक वक्त पर हंगल साहब की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि इनके पास दवाइयों और मेडिकल बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से अमिताभ बच्चन और करण जौहर जैसी कई हस्तियों ने इनकी आर्थिक रूप से मदद की, लेकिन तब जब इन्हें हंगल साहब की हालत के बारे में पता चला, यानी इससे पहले किसी ने भी इनके बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की। दोस्तों, ए.के. हंगल साहब एक बार अपने घर में ही बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे, जिसके बाद इनकी जांघ की हड्डी टूट गई और पीठ में भी चोट आई थी। इसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया सर्जरी के लिए, लेकिन छाती और सांस लेने में तकलीफ के चलते सर्जरी नहीं की जा सकी। हालत और बदतर होती चली गई और फिर हंगल साहब को लाइफ सपोर्ट स्टीम पर रख दिया गया था। धीरे धीरे इनके फेफड़ों ने भी काम करना बंद कर दिया था और फिर एक दिन 26 अगस्त 2016 में ये इस दुनिया से रुखसत हो गए।